एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में अभी तक ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जिसको ज्यादातर लोग टैक्स डिडक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा यानी ओल्ड एज में हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में ही बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इसके में बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और आखिरी में हम जानेंगे कि ये अदर ऑप्शन से डिफरेंट कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट ऑलरेडी, बिकॉज हम हर हफ्ते नई वीडियोस लाते हैं पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग पे आपको हेल्प करने के लिए, जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आखिर ये एनपीएस है क्या। तो देखो, 1952 में ईपीएफ स्टार्ट किया गया एम्प्लॉयज के लिए, 1968 में पीपीएफ स्टार्ट किया गया पब्लिक के लिए, और 2004 में एनपीएस स्टार्ट किया गया। लेकिन तब तक ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था, लेकिन 2009 में इसे सबके लिए ओपन कर दिया। मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन इसमें एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकता है। ये जो स्कीम है ये एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, मतलब एक रिटायरमेंट स्कीम है जहां पर आप अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए अपने लिए फंड बना सकते हैं और अपने लिए हर महीने के लिए पेंशन बना सकते हैं। अब ये वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, हर इंडिविजुअल्स को खुद इस स्कीम में कंट्रीब्यूट इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कहीं पर आप जॉब करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो स्कीम है इसे पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करता है। कोई दुकान चलाता है, कोई जॉब करता है, कॉर्पोरेट में है या फिर गवर्नमेंट में है, वो सभी इस स्कीम के अंडर अकाउंट खोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 2009 में इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया, तो इसमें एनआरआईज और ओसीआईज भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब एनपीएस को तो समझ लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, ज्यादातर क्या होता है, सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कोई एक कंपनी या एंटिटी ही मैनेज कर रही होती है, लाइक सेल्स, ऑपरेशन, फंड मैनेजमेंट और डिपॉजिटरी, सब कुछ। लेकिन एनपीएस में क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें सभी प्रोसेस के स्टेप्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे क्या होता है, इससे सभी यूजर्स को एक बेटर चॉइस मिल पाती है खुद मिक्स एंड मैच करके अपने लिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करने की। और इससे किसी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ता है और हम इससे मिस सेलिंग से भी बच जाते हैं। तो अब एनपीएस के स्ट्रक्चर को समझें। देखो, पहले आता है एनपीएस का ट्रस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट जो होता है इसको सेफ गार्ड करता है। फिर आता है हमारा सीआरए मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जो हमारा डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं। फिर आता है हमारा पीओपी, ये हमारा एक मिडल मैन की तरह काम करता है, मतलब यूजर्स एंड एनपीएस को ये लिंक कराता है। फिर आता है हमारा पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर, ये क्या होता है, हमारे पेंशन जो फंड होता है इसको मैनेज करते हैं। फिर आता है हमारा एन्यूटी, इसमें क्या होता है, हमारा 40% जो हम एन्यूटी में डालना होता है सिर्फ हम 60% विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस 40% को ये मैनेज करता है और हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करता है। तो अब ये डिटेल में समझें। देखो, पहले हमारा ट्रस्ट हो गया, फिर आता है हमारा सीआरए। तो इंडिया में जो प्राइवेट ओन्ड सीआरए है वो दो है, एक है के फिन टेक्नोलॉजी और दूसरा है एनएसडीएल। फिर आते हैं पीओपीज यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, कमर्शियल बैंक्स, ब्रोकर्स और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस, ये सभी पीओपीज की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंडिया में लाइक एनपीएस में हमारे पास 7 चॉइसेस होती हैं पीएफएम के लिए, लाइक हम खुद अपना मैनेजर चूज कर सकते हैं, उनके लिए हमारे पास 7 चॉइसेस होती हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड्स, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। इन सभी 7 ऑप्शंस में से एसबीआई पेंशन फंड को सबसे ज्यादा माना जाता है, वही सबसे ज्यादा एसेट्स को मैनेज कर रहा है। ऑलमोस्ट 53% शेयर मार्केट में वही मैनेज कर रहा है। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो पेंशन फंड मैनेजर्स खुद चूज नहीं कर सकते हैं। उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में वो खुद ही इवनली 3 मैनेजर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एलआईसी, एसबीआई एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
और पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं। हम एक्टिव चॉइस चूज कर सकते हैं या फिर ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, यूजर खुद डिसाइड करता है उसको किस एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और इक्विटी में मैक्सिमम कितना वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। और फिर आता है हमारा ऑटो चॉइस। इसमें क्या होता है, हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्ट होता है और हमारे पास तीन चॉइसेस होती हैं हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। तीनों ही केस में एज के साथ एसेट एलोकेशन में चेंज आता है, जहां इक्विटी एलोकेशन में एक ड्रॉप देखने को मिलता है। स्क्रीन पे दिख रही टेबल में आप तीनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मैक्स इक्विटी एलोकेशन देख सकते हैं। अगर आपकी एज 35 इयर्स या उससे कम है तो अग्रेसिव फंड के केस में आपका मैक्स इक्विटी एलोकेशन 75% तक हो सकता है। वहीं मॉडरेट में 50%, कंजर्वेटिव फंड्स में 25% तक हो सकता है। सिमिलरली अगर आपकी एज 55 इयर्स या उससे ज्यादा है तो आपके अग्रेसिव फंड के केस में मैक्स इक्विटी एलोकेशन 15%, मॉडरेट के केस में 10% और कंजर्वेटिव फंड्स के केस में 5% हो सकता है। 60 इयर्स की एज के बाद आप अपने टोटल कॉर्पस का मैक्सिमम 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और बचा हुआ 40% आपकी एन्युटी की तरफ जाता है। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिख रहे 13 एन्युटी प्रोवाइडर्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि HDFC लाइफ, LIC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ एटसेट्रा। अब हमने एनपीएस समझ लिया है, एनपीएस कैसे काम करता है ये भी समझ लिया है, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि एनपीएस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, इंडिविजुअल नेम अकाउंट लाइक ऑल सिटीजन अकाउंट्स, फिर आता है हमारे पास कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट। देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल अकाउंट्स में क्या होता है, जो भी सारा कंट्रीब्यूशन होता है, डिसीजंस होता है, लाइक जो हमें सप्लायर प्रोवाइड करता है, चॉइसेस लाइक पीओपी, पीएफएम और फंड, ये सारे डिसीजंस इंडिविजुअल खुद लेते हैं, खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट, जिसमें हमारा जो एम्प्लॉयर है वो भी और इंडिविजुअल दोनों ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर दो सब अकाउंट्स खोल सकता है, जिन्हें एनपीएस में टायर्स बोला जाता है, लाइक टायर 1, टायर 2। और जो हमारा टायर 1 होता है ये ही हमारा मेन रिटायरमेंट अकाउंट होता है। अंडर सेक्शन 80C इस अकाउंट में एक साल में हम 1.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 80CCD में एडिशनल 50,000 पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम पर जो हम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो अमाउंट हो जाता है 2 लाख। और इस अकाउंट में हम कोई विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली ये अकाउंट हमारे रिटायरमेंट के लिए प्लान किया गया है, तो हम इसमें कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब आ जाते हैं टायर 2 पर। ये जो अकाउंट होता है ये हमारा एक एडिशनल अकाउंट होता है, इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टायर 1 अकाउंट से हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है और इस अकाउंट में हमें कोई टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलता है। और इस अकाउंट को सिर्फ वही ओपन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी टायर 1 में अकाउंट होता है। एंड सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए आप समझ लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट से हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हमारे लिए कंडीशंस हो सकती हैं। तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो पूरा स्कीम है एनपीएस, ये हमारे रिटायरमेंट के लिए बनाया गया है। रिटायरमेंट के बाद के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। सो ऑब्वियसली जो हमारा टायर 1 अकाउंट है, जो हमारा मेन रिटायरमेंट अकाउंट है, उसमें हम 60 साल की उम्र के होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले विड्रॉ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी हमारा अमाउंट होता है वो मेच्योरिटी तक हमारा टैक्स फ्री होता है, लाइक हमें उसमें कभी टैक्स देना ही नहीं है। फिर आता है कि जो भी हमारा मेच्योरिटी के बाद हम जो भी सम टोटल बनता है उसमें से सिर्फ हम 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं, हम टोटल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारा टोटल अमाउंट है, सम है, उसका 60% हम विड्रॉ करेंगे। जो हमारा बाकी 40% बचेगा उसे हमें किसी भी एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा और इस पर जो भी हमें गेन होगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। मतलब जो इसके बाद हमें जो गेन होगा जो भी, उस पर हमें टैक्स पे करना होगा। और जो हमारा टायर 2 है इसमें कोई ऐसा नहीं होता है, इस पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है विड्रॉल के लिए। चलो तो आप समझ लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट खोलने से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला है रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, रेगुलेटेड है PFRDA के द्वारा, तो इसमें हम बहुत ही ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ही सेफ रहता है हमारा इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है फ्लेक्सिबल।
इसमें आप खुद सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकते हो अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड हो जाता है ट्रांसफर। अगर आपके एम्प्लॉयर ने, आप सैलरीड पर्सन हो, एम्प्लॉयर ने आपको एक्सटर्नल रिटायरमेंट फंड प्रोवाइड किया गया है तो आप उसको एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हो। फोर्थ, मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में कहीं शिफ्ट होना है, सो इसमें क्या होता है, हमारा अकाउंट नंबर जो होता है पीआरएन मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो सेम होता है, तो आप इसको आसानी से पोर्ट भी कर सकते हो। फिफ्थ होता है वॉलंटरी, मतलब ये सभी इंडियंस के लिए है। लाइक इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं पे भी रहते हो आप, इंडियन हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्स आ जाता है, आप चाहे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आप अपना पेंशन रिडीम कर रहे हैं, आपको दोनों ही कंडीशन में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि एनपीएस और सभी सेविंग ऑप्शन से डिफरेंट कैसे है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है एनपीएस और जैसे ईएलएसएस और पीपीएफ और एफडी में, वो है लॉक इन पीरियड, यानी कि कितने टाइम के बाद हम विड्रॉ कर सकते हैं और मेच्योरिटी पीरियड कितने समय तक का है। तो एनपीएस में जो हमारा मेन अकाउंट होता है उसका लॉक इन पीरियड होता है 60 साल की उम्र के बाद ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। ईएलएसएस में हम 3 साल के बाद कर सकते हैं, पीपीएफ में 15 साल और एफडी में 10 दिन से 10 साल तक। चलो अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो एनपीएस में हमें 8 to 10% का सीएजीआर मिलता है और पीपीएफ और एफडी से ज्यादा होता है, लेकिन ईएलएसएस की तरह ये मार्केट रिलेटेड रिस्क पर डिपेंड करता है। लेकिन ईएलएसएस में क्या होता है, जो हमारा एसेट एलोकेशन होता है जो सबसे ज्यादा होता है वो इक्विटी सेगमेंट में होता है, तो वो थोड़ा एनपीएस से ज्यादा रिस्कियर बन जाता है। तो एनपीएस और ईएलएसएस हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड रिस्क पर डिपेंड करते हैं। वहीं एफडी और पीपीएफ हमें एक गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एनपीएस और ईएलएसएस से कम होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। और अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज निधि नागर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.